बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफर एहसान एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स का सफर। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि 11th क्लास फिजिक्स का है, उसके एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को। ओके हो गया। तो जो मैंने आंसर्स इनके लिखे हैं आप एग्जैक्टली उसी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये इजी तरीन आंसर है, ठीक है, और समझने में भी आसान होंगे इंशाल्लाह। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या इरशाद फरमाता है। एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनेमिक्स रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं उसमें एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के साथ वो किस तरह से रिलेट करते हैं, मतलब क्या उनमें एनर्जी कंजर्वेशन होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो किस तरह से होती है। ठीक हो गया। तो ये उसने पूछा हुआ है। कहता है एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मैथमेटिकली एक्सप्रेसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो होल्ड करता है, ठीक है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड करता है। यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। अच्छा, इसमें किस तरह से होल्ड कर रहा है। यहां पर देखिए ये हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी है। ठीक है, जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं यानी हम उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, अब वो कन्वर्ट हो जाती है उसकी इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क होता है। ठीक है, अब यहां पर जो इज इक्वल टू के इस साइड एनर्जी है और जो इज इक्वल टू के उस साइड एनर्जी है, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब कि जो एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व है। ओके हो गया। तो टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब इसमें देखिए द हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड टू डू वर्क। ठीक है, इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड टू डू वर्क। नेक्स्ट कहता है सो वी कैन से दैट थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके हो गया। तो इस चीज को याद रखना है। होप सो कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सही है भाई, जितनी हीट देंगे तो कुछ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ वर्क होगा। ठीक है, तो इधर वाली हीट दोनों क्या है, इक्वल है, तो एनर्जी कंजर्वेशन हो रही है इसमें। सही है, तो आपने यही इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइज टू बायोलॉजिकल सिस्टम्स सच एज ह्यूमन बॉडी। कि जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है या थर्मोडायनामिक्स के जो लॉज है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, क्या आप उसको ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई कर सकते हो तो भाई कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जो उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो पहले देखते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है क्या वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करती है। भाई बिल्कुल करती है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहिए ना, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट देंगे तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी प्लस वर्क होगा। लेकिन आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पे मैं लिख देता हूं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी मैंने क्या किया, डब्ल्यू को जस्ट उठा कर उधर ले गया तो नेगेटिव बन गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरह से होल्ड करता है ये, कि अगर आप जैसे फूड खाते हो, जब आप फूड खाते हो तो केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एंड वर्क में। मतलब केमिकल एनर्जी फूड से वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट एंड वर्क में। अब वो किस तरह से भाई, वो अब उस हीट और वर्क का हम क्या करते हैं भाई, जब जो केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड है जब वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एंड वर्क में, तो हीट जो है उससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, आपको पता है बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो आपके जमता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से, अच्छा हीट में, और वर्क किस तरह से, वर्क किस तरह से कि जब आप बातें करते हो आप वर्क कर रहे हो, आप भागते हो आप वर्क कर रहे हो, आप चलते हो आप वर्क कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो आप वर्क कर रहे हो। क्यों, कैसे वर्क कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने खाना खाया हुआ है। खाना खाने से क्या हुआ है, एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, एनर्जी बनी है। एनर्जी से क्या हुआ है, आपने उसी एनर्जी से वर्क किया है। ठीक है, अब वो एनर्जी जो है कुछ हीट में कन्वर्ट हो गई है, कुछ वर्क में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो आप बॉडी के फंक्शंस को आराम से वो नॉर्मलाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस पे होल्ड करता है। द ह्यूमन बॉडी फॉलोज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड इनटू हीट एंड वर्क। ठीक है, कंजर्विंग टोटल एनर्जी। ओके हो गया। इट ऑल्सो फॉलोज द सेकेंड लॉ एज सम एनर्जी इज ऑलवेज
लॉस एज हीट टू द सराउंडिंग्स। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें बड़े मजे की चीज है, ठीक है, इंक्रीजिंग एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी ये होल्ड करता है। अब वो किस तरह से होल्ड करता है? क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है एज हीट इनटू द सराउंडिंग। मतलब कि कुछ एनर्जी जो है वो हीट बन के उस सराउंडिंग में लॉस भी हो जाती है। यानी कि जब सराउंडिंग में लॉस होती है तो एंट्रोपी फिर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम, डिसऑर्डर इन द सराउंडिंग, वो इंक्रीज हो जाता है। तो यही तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी होल्ड करती है। तो सेकंड लॉ, एज सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस एज हीट टू द सराउंडिंग, इंक्रीजिंग एंट्रोपी, विच इज वाई नो बायोलॉजिकल प्रोसेस इज 100% एफिशिएंट। कोई भी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। अब ये नहीं हो सकता कि जब आपने खाना खाया है तो उससे जो एनर्जी बनी है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ हीट बनेगी जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, और कुछ जो हीट है वो लॉस हो जाएगी सराउंडिंग के अंदर, उसका हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट लॉ को भी फॉलो करता है, सेकंड लॉ को भी फॉलो करता है, बायोलॉजिकल जो सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ गैस इज एक्सपेंडिंग एडियाबैटिकली, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि कहता है कि एक गैस है, कंटेनर में बंद है, और वो एक्सपेंड कर जाती है। मतलब पिस्टन, अगर आप उसको ऐसे पिस्टन को ऊपर मूव करें तो गैस क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। और उसकी कंटेनर की वॉल्स क्या है? आइसोलेटेड है। यानी कि हीट ना उस सिस्टम से बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, तो कहते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के साथ क्या क्या होगा। अब देखें कि जब आप गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रहे हो तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और उनकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। उनकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी कि अगर आप गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड करते हो तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, ना हीट सिस्टम से बाहर जा रही है ना हीट सिस्टम के अंदर आ रही है। इस वजह से जब भी गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। सो बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर विल डिक्रीज ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सिंस इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, Q इज इक्वल टू जीरो। जब कोई हीट एंटर ही नहीं हो रही, लीव ही नहीं कर रही, तो Q क्या होगा? जीरो होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब Q की जगह क्या आपने पुट कर देना? जीरो, क्योंकि हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब W को इधर रहने दें, डेल्टा U को उधर ले जाएं, तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। इसका मतलब है नेगेटिव डेल्टा U का क्या मतलब है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो एज वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, सो द टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड द प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस। ठीक हो गया? तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। ओके हो गया? क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है ना वो डिक्रीज कर गई है। डन हो गया? तो होप सो कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कहता है अ कप ऑफ कॉफी इज लेफ्ट ऑन अ टेबल। अच्छा, इसको ना हम पढ़ते हैं जो है वो बुक से, कि बुक पे ये किस तरह से लिखा हुआ है। कहता है a coffee cup is left on a table, and over time coffee cup cools down. Explain thermodynamic processes occurring during this process. कहता है एक जो कप ऑफ कॉफी है, जाहिर सी बात है वो गर्म कप ऑफ कॉफी है, कॉफी कह रहा हूँ, कॉफी है, कुछ देर के बाद ठंडा हो जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है चाय शाय कॉफी शॉफी आप पीते ही होंगे, पता तो है ना, गर्म थोड़ी रहता है, कुछ देर के बाद ठंडा हो जाता है। कहता है एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस अकरिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसमें कौन कौन से थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस अकर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने बताना है। अब देखिए वो किस तरह से। When a coffee cup is left on a table, its temperature will decrease. जाहिर सी बात है ठंडी होगी तो टेम्परेचर उसका क्या होगा? डिक्रीज होगा। ड्यू टू, अच्छा क्यों डिक्रीज होगा? ड्यू टू हीट ट्रांसफर, क्योंकि हीट का ट्रांसफर होगा। कहां पे? सो कॉफी कप लूजेस हीट टू द सराउंडिंग। कहां पर वो हीट लूज करेगी? सराउंडिंग के अंदर। जाहिर सी बात है कॉफी से जो हीट है उसका वो ट्रांसफर होगा कहां पर? सराउंडिंग की तरफ। मतलब हीट लॉस होगी सराउंडिंग के अंदर। किस किस प्रोसेस के थ्रू? कंडक्शन। मतलब जो कप की वॉल्स हैं, जाहिर सी बात है वो भी गर्म होती है ना, तो वॉल्स के थ्रू जो है वो हीट का ट्रांसफर होगा। तो ये हमारे पास क्या है? कंडक्शन है।
कन्वेक्शन, अब जाहिर सी बात है एयर जो है वो भी ऊपर फ्लो कर रही है, जिसको हम एयर करंट्स कहते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो हीट का एक्सचेंज क्या होगा किधर, सराउंडिंग के अंदर, तो कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। अच्छा, जो कप की जाहिर सी बात है, जो उस कॉफी की जो ऊपर वाली सरफेस है वहां से जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस वो भी सराउंडिंग के अंदर जाएंगी, ठीक है। तो इन प्रोसेस के जरिए से कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस के जरिए से जो हीट का लॉस होता है और कहां पर हीट जाती है, सराउंडिंग के अंदर, जिसकी वजह से जो कॉफी कप है उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और हम कहते हैं कि कॉफी जो है वो ठंडी हो गई है। ओके हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ लूजेस हीट द टेम्परेचर ऑफ द कॉफी डिक्रीजेस। ओके हो गया, ये तो आसान सा था। तो ये तो रोज ही आप चाय कॉफी वगैरह देखते ही रहते हैं ठंडी होते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने छोटू से बोर्ड पे, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वी कैन एक्सप्लेन डिफरेंट वेदर पैटर्न थ्रू थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस लाइक विंड, रेन एटसेट्रा। कि आप डिफरेंट जो वेदर पैटर्न है थ्रू थर्मोडायनामिक प्रोसेस, जैसे कि विंड होगी या रेन होगी, वो आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब विंड जो है वो कैसे मूव करती है, जो रेन है वो किस तरह से होती है, ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के जरिए से वो आपने बताना है। सबसे पहले देखते हैं ये विंड, विंड कैसे चलती है। ओके, द सन हीट्स द अर्थ सरफेस। सन क्या करता है, अर्थ सरफेस को हीट करता है अनइवनली, मतलब ये नहीं करता कि हर जगह पे एक जैसी हीट करेगा, कहीं पर थोड़ा काम करेगा, कहीं पर बहुत ज्यादा करेगा। तो द सन हीट्स द अर्थ सरफेस अनइवनली। अच्छा, उससे होगा क्या, वार्म एयर राइजेस। उससे क्या होगा कि जो एयर है, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ के करीब, वो वार्म हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। अच्छा, अब आपको पता है वार्म एयर की डेंसिटी कम होती है। अब वो वार्म एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। जब ऊपर की तरफ उठेगी तो पीछे एयर पार्टिकल जो है वो कम रह जाएंगे, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो फिर क्या, फिर से पढ़ते हैं, द सन हीट्स द अर्थ सरफेस अनइवनली, वार्म एयर राइजेस, क्या हो जाए फिर, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एंड कूल एयर रशेस इनटू टेक इट्स प्लेस। तो कूल एयर की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, अब वो कूल एयर जो है ना वो इस वार्म एयर की जगह लेने के लिए नीचे आ जाएगी। अच्छा, अब जाहिर सी बात है ऊपर से ऐसे वो नीचे आ रही है, तो आपके पास वो क्या होगा, कूल एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है ना और वार्म एयर की कम होती है। तो जब नीचे जो है वो लो प्रेशर हो जाएगा तो कूल एयर क्या करेगी, वार्म एयर जहां से गई है वहां पर आने की कोशिश करेगी। सही है। तो इसी फिनोमेना को आप क्या कहते हो, विंड। दिस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड, इज कॉल्ड विंड। ये होता कुछ इसी तरह से है कि जहां पर ना कोई बहुत ज्यादा हजूम लगा हुआ हो लोगों का, ठीक है, और उस हजूम में से बहुत सारे लोग जो है, दरमियान में से मान ले, दरमियान में से बहुत सारे लोग जो हैं वो निकल के कहीं बाहर चले जाएं। अब जब कहीं बाहर नहीं चले जाएंगे तो दरमियान में जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब साइडों पे जो हजूम है ना वो दरमियान में आना शुरू हो जाएगा। तो वो जो साइडों पे जो हजूम है वो दरमियान में आना जो शुरू हो जाएगा, ये अब क्या है, ये विंड है। ये क्या है, विंड है, जो साइडों से दरमियान में आ रही है। तो इसी तरह से दिस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। दिस फॉलोज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, मतलब एनर्जी ट्रांसफर। ओके हो गया। नेक्स्ट आता है रेन। हम सबको ही पता है भाई रेन किस तरह से प्रोड्यूस हो, किस तरह से बनती है, किस तरह से नीचे आती है। पढ़ लेते हैं बहरल। वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस एंड एक्सपैंड ड्यू टू लोअर प्रेशर एट हायर अल्टीट्यूड। आपको पता है कि जब सन है वो जाहिर सी बात है ओशन की सरफेस के ऊपर पड़ता है। जब ओशन की सरफेस के ऊपर पड़ता है तो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, यानी कि गर्म हवाएं वहां पर होती हैं। अब वार्म एयर क्या करेगी, वो जो है उसकी वजह से जो समंदर की सरफेस के ऊपर क्या बनेंगे, वाटर वेपर्स बनेंगे। अब वो वाटर वेपर्स किधर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। अब मॉइस्ट एयर क्या होती है, एयर प्लस वाटर वेपर्स, एयर प्लस वाटर वेपर्स। तो वार्म मॉइस्ट एयर क्या करेगी, ऐसे ऊपर की तरफ उठेगी, मतलब वाटर वेपर्स किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। उसे होगा क्या, एक्सपैंड करेंगे। जब एक्सपैंड करेंगे ड्यू टू लोअर प्रेशर एट हायर अल्टीट्यूड, क्योंकि हायर अल्टीट्यूड पे लोअर प्रेशर होता है, तो वो क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करेंगे, एज इट एक्सपैंड इट कूल्स एडियाबैटिकली। जब एक्सपैंड कोई चीज करती है तो कूल हो जाती है। एडियाबैटिकली का मतलब क्या है, विदाउट हीट एक्सचेंज, कोई हीट एक्सचेंज किए बगैर। अच्छा, जब कूल हो जाएंगे तो कूलिंग कॉजेज वाटर वेपर्स टू कंडेंस इनटू अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जब कूल होगी तो फिर आपके पास वाटर वेपर जो है वो टाइनी वाटर वेपर्स जो है वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं।
और आखिरकार फिर क्या होती है, रेन होती है, एंड इवेंचुअली रेन। इसको सम अप करते हैं कि सबसे पहले क्या होते हैं, वाटर वेपर्स बनते हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स क्या करते हैं, फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। जब वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर प्रेशर लो होता है, तो वो एक्सपैंड करते हैं एडियाबैटिकली, हीट का एक्सचेंज नहीं होता। जब वो एक्सपैंड करते हैं तो कूल डाउन हो जाते हैं। जब कूल डाउन हो जाते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं। अब क्लाउड्स जब बनते हैं तो आखिरकार फिर क्या हो जाती है, रेन हो जाती है, मतलब बारिश होने लग पड़ती है। ओके हो गया। तो इसमें कौन सा प्रोसेस, ये एडियाबैटिकली होता है। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में भी आ गया ना। और यहां पर ये जो विंड का फ्लो है वो किसको फॉलो कर रहा है, जो फर्स्ट हाफ थर्मोडायनामिक्स है, तो इसमें भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस आ गया। ठीक है, तो दोनों में थर्मोडायनामिक प्रोसेस आ गया। तो इस वजह से ये जो वेदर पैटर्न है ये भी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। होप्स हो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पर हमारे जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।